जैसा कि हम लोगों को पता है कि एनसीईआरटी सीरीज हम लोगों ने स्टार्ट किए थे। सबसे पहले हिस्ट्री सब्जेक्ट हो रहा है, तो उसमें आज हमारा है चौथा चैप्टर, जिसमें क्या बताती है वो आज हम पढ़ते हैं कि क्या है चौथा चैप्टर में। इससे पहले 3 वीडियो बन चुका है, तो इसको देखने के बाद आप वो तीनों भी देख सकते हैं। चौथा चैप्टर का नाम है कि क्या बताती है हमें किताबें और कब्रें। मतलब इतिहास के बारे में हमें क्या बताती है, या फिर पहले के जीवन के बारे में हमें क्या बताती है किताबें और कब्रें। मतलब समाधान केंद्र, जिससे आज के मानव को या फिर आज के इतिहासकार पुरातत्ववेत्ता को क्या पता चलता है उसके बारे में, उसी के बारे में चौथा चैप्टर में बताया गया है। तो आज उसी पे सबसे पहला टॉपिक है, उसमें वेद। वेद वेद क्या है? जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि दुनिया में सबसे प्राचीनतम में से एक है, किताबों में से एक है वेद, जो तकरीबन आज से 3500 साल पहले लिखा गया था। मतलब सिंधु घाटी खत्म होने के, जब सिंधु घाटी सभ्यता 1500 या 1700 ईस्वी में खत्म हुई, उस समय ऋग्वेद की रचना की गई, ऐसा माना जाता है। इसका कोई काल निर्धारण नहीं है, बहुत लोग आगे पीछे करके बताते हैं, लेकिन माना जाता है कि 1500 से लेके और 600 या 500 बीसी तक इसका टाइम पीरियड रहा होगा, जिसमें 1500 से 1000 के बीच ऋग्वेद की रचना हुई, और 1000 से 500 के बीच उसके और 3 वेद है, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद की रचना हुई। तो सबसे पहले वेद में ऋग्वेद की ही चर्चा की है इसमें, ठीक। तो ऋग्वेद जिसमें हमारे समाज के बारे में, उस समय के समाज के बारे में चर्चा है, उस समय के युद्ध के बारे में चर्चा है, उस समय के नदियाँ के बारे में चर्चा है, और भी चीज़ों के बारे में चर्चा किया गया है। जब 1500 बीसी के टाइम का समाज वगैरह के बारे में चर्चा किया गया है। इसमें रचना अधिकतम, मतलब माना जाता है कि 500 साल में रचना की गई, तो इसकी रचना अधिकतम पुरुषों ने की है। मतलब इसमें सूक्त लिखा गया है, ठीक, वो है 1028 सूक्त, ठीक। उसमें से अधिकतम पुरुषों ने ही रचना की है, कुछ माना जाता है कि महिलाओं ने की है, लेकिन जैसे उसमें अंडाल वगैरह का नाम आता है, लेकिन मतलब कोई कंफर्म नहीं है कि महिलाओं ने इसकी रचना की होगी, लेकिन एनसीईआरटी कहती है कि इसमें महिलाओं ने भी रचना की है, ठीक। इसमें सूक्त है, ठीक, ये 1028 सूक्त। सूक्त उसको कहते हैं जिसको अच्छी तरह से बोला जा सकता है। मतलब किताब तो लिखा गया, लेकिन कहानी टाइप नहीं, उसमें मतलब एक लाइन लिखा, 2 लाइन 3 लाइन का जैसे शायरी होता है, उस तरह से लिखा गया है सूक्त, कि उसको आप पढ़ के और फिर समझा सकते हैं, ठीक। उसमें ये 1028 सूक्त लिखा गया है। उसमें मतलब उस टाइम के देवताओं के देवता वगैरह के बारे में बताया गया है कि कौन कौन देवता। जैसे 2 टाइम होती है, एक ऋग्वैदिक काल, एक उत्तर वैदिक काल। तो ज्यादातर जो एनसीईआरटी ने बताया है ऋग्वैदिक काल के बारे में ही बताया है। उसमें बताया है जहाँ ऋग्वैदिक काल में गाय मतलब पशु प्रधान होता था, ठीक। मतलब कृषि दूसरा था, और सबसे पहला था पशु, मतलब आय का स्रोत पशुपालन है, ठीक। तो उस समय कौन कौन प्रमुख देवता, जैसे आज भी देवता है जिसमें कुछ आप लोग जानते होंगे कि कौन कौन प्रमुख देवता है, उसी तरह उस समय अग्नि थे, इंद्र थे, और सोम थे, और भी शाम के देवता वगैरह वगैरह, निशा करके और भी देवता थे, और देवी थे। जिसमें अग्नि थे वो आग के देवता, इंद्र जो युद्ध, वर्षा, या फिर उस समय ऋग्वैदिक काल के सबसे प्रमुख देवता होते थे इंद्र। और सोम सोम मतलब आज के टाइम में दारू मान लेते हैं, या फिर आप झारखंड वगैरह में जाइएगा तो चावल वगैरह का कुछ बनता है जिसको पिया जाता है, जिससे नशा किया जा सके। लेकिन ये सोम है, एक सोम का पेड़ होता है, ठीक, इसको सोम रस, ये अधिकतर जो अपर कास्ट लोग होते थे उस समय भी, ये आज से तकरीबन 3500 साल बीसी, मतलब 35,000 साल पहले हुआ था ये। उस समय मतलब कास्ट बटी हुई थी। जैसे एक आदमी था ब्रह्मा, उसके जो एक ब्रह्मा पैदा हुआ, ये सारी चीजें ऋग्वेद मतलब ऋग्वेद में ही लिखा गया है। तो इसके मुंह से जो पैदा हुआ वो हुआ ब्राह्मण, ठीक। उसके जो यहाँ से भुजा से या फिर छाती से जो भी कहते हैं, वहां से हुआ क्षत्रिय,
और इसके जंघा से जो हुआ, मतलब यहाँ से जो जंघा से जो हुआ वो हुआ बैस से, और इसके जो पैर से हुआ वो हुआ शूद्र। और ब्राह्मण का काम था पढ़ाई लिखाई करना, जिसमें कि ये पुरुषों का ये दिया हुआ है। ये सभी लोग अपर कास्ट मतलब ब्राह्मण थे, और ये सभी वेद की रचना किए और उन्होंने उस समय के बारे में बताया। उसके बाद जो क्षत्रिय थे इनका काम था युद्ध करना, और जो इनको इन सभी लोगों की रक्षा करना, ठीक। उसके बाद वैश्य थे, वैश्य होते थे ये उस समय के व्यापार का काम करते थे और इन दोनों को चलाते थे, ठीक, मतलब पैसा वगैरह देते थे। उसके बाद जो शूद्र होते थे सबसे नीचे कैटेगरी में इनको माना गया, और ये तीनों का सेवा करते थे। ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य का सेवा पैर दबाएगा कौन, तो शूद्र। और इन तीनों को द्विज कहा जाता था, द्विज, ठीक। क्यों, और इनको इसमें नहीं रखा गया है द्विज इसलिए क्योंकि इन तीनों का 2 बार जन्म होता है। आप वो देखे होइएगा उसको जो पहनते हैं लोग, जनेऊ, उसको जनेऊ संस्कार कहते हैं। तो उस समय ये ब्राह्मण लोग बहुत बड़ा भोज वगैरह करवाते हैं और जनेऊ पहनते हैं, ठीक। तो ये ऊपर वाले तीनों लोगों को था जनेऊ पहनने का, द्विज संस्कार होता था, ठीक। इनको या फिर द्विज कहते थे, जनेऊ संस्कार होता था। और यही तीनों लोग ही उस समय पढ़ लिख सकते थे, मतलब वैश्य कुछ मतलब जोड़ घटाव करने के लिए पढ़ सकते थे, क्षत्रिय थोड़ा बहुत पढ़ सकते थे, सबसे ज्यादा अधिकार था इनका, लेकिन इन दोनों को भी था। लेकिन शूद्रा, इनको कोई पढ़ने वढ़ने का कोई चीज का अधिकार नहीं था, बस इन तीनों का सेवा करने का अधिकार था, ठीक। तो ये सारी चीज ऋग्वेद में लिखी गई, पुरुष सूक्त 10वें मंडल में लिखी गई। तो उसके बारे में बताया गया। हम सोम के बारे में बात कर रहे थे, तो ये जो है मतलब सूरा वगैरह है कि सोम रस बनाया जाता था सूरा पीने के लिए, ठीक, वो अपर कास्ट पीने के लिए, लोअर कास्ट के लिए नहीं था ये, ठीक। उसके बाद उस समय के मतलब जो भाषा थी, ये जो ऋग्वेद लिखी गई है वो संस्कृत, प्राकृत संस्कृत में लिखी गई है, ठीक। तो वो भारोपीय परिवार का भाषा शब्द है, तो ये भारोपीय परिवार का भाषा है, जिसमें भारत और यूरोप दो है। यहाँ भारोपीय मतलब भारत और यूरोप दोनों जगह जब मिलती है तो एक नए भाषा का या निर्माण होती है, या फिर उन दोनों के मिलाव से एक भाषा जो संस्कृत भाषा का निर्माण होती है। भारत में 2-3 परिवार है, तमिल साइड का जिसमें तमिल तेलुगु वगैरह आता है उसका अलग एक परिवार है, श्रीलंका साइड में है उसका एक अलग परिवार है, और उत्तर में है जो नॉर्थ इंडिया में उसका एक अलग परिवार है जिसमें ये संस्कृत भी शामिल है, ठीक। इसके बाद अगला है कि इतिहासकार ऋग्वेद का अध्ययन कैसे करते हैं, ठीक। इतिहासकार आखिर ऋग्वेद के बारे में कैसे जानते हैं, उसका अध्ययन कैसे करते हैं, ठीक। तो इतिहासकार ऋग्वेद का अध्ययन या फिर उस समय के बारे में अनुमान लगाते हैं, कैसे, भौतिक स्रोतों पे या फिर उसमें जो लिखी गई है उस चीज का आज के टाइम में उसको खोज के, जैसे उसमें लिखा हुआ है दशराग युद्ध के बारे में, उसकी दिखे जाती है वो किस नदी पे लड़ी गई थी, जैसे उसमें सिंधु नदी वगैरह, गंगा नदी वगैरह, ये सब रावी नदी, इस सभी नदी के बारे में लिखा गया है ऋग्वेद में। उसी चीज को आज खोजा जाता है भौतिक चीजों में कि आखिर में वो नदी है या नहीं है, अगर है तो कुछ चीजें अनुमान लगाई जाती है कि रहा होगा, ठीक। तो ये वहां से आती है। उसके बाद है कि हाँ, इसकी सबसे पहले मतलब ऋग्वेद सबसे पहले कब आए, आज से तकरीबन 150 साल पहले। कहाँ, इसका तकरीबन 150 साल पहले जब इसको छापा जा रहा था तो इसका सबसे पहली बार प्रयोग किया गया था ऋग्वेद का। आज ये ऋग्वेद महाराष्ट्र में पुणे जिले में रखा हुआ है, ठीक। सबसे पहले 150 साल पहले इसका उपयोग किया गया कोई किताब छापने में, ठीक। वहाँ कुछ मवेशियां भी प्रमुख होती थी, जिसमें घोड़ा, गाय और रथ, ये तीनों सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण थी, ठीक। घोड़ा इसलिए क्योंकि युद्ध करने के लिए लेके जाते थे घोड़ा, ठीक। और यही घोड़ा लेके आए और पूरा मतलब घोड़ा लेके जाते थे युद्ध करने के लिए और जीतते थे, या फिर रथ खींचना होता था तो ये घोड़ा से ही काम चलाते थे। मवेशी में जैसे पशु वगैरह हो गया, फिर गाय हो गया, तो सबसे ज्यादा इस टाइम में युद्ध हुआ गाय के लिए, ठीक। उसके बाद घोड़ा के लिए, उसके बाद मतलब बहुत थोड़ा बहुत जमीन के लिए हुआ। गाय के लिए इसलिए क्योंकि उस समय दूध वगैरह
मांस वगैरह का सबसे ज्यादा उपयोग करते थे ये लोग। तो दूध के लिए, गाय के लिए ये लोग लड़ते रहे, ठीक। और इस समय मैंने बताया कि इकोनॉमिक था क्या, तो गाय ही था। फिर यज्ञ वगैरह होता था तो उसमें गाय को ही चढ़ाया जाता था, ठीक। घोड़ा को भी काटा जाता था, आदमी को भी, मतलब हर चीज का बलि दिया जाता था। जैसे आज भी दिया जाता है, काली पूजा वगैरह होता है तो बलि दिया जाता है, बकरी भैंसी का आज भी हमारे गांव में होता है, ठीक। तो उसी तरह उस समय मवेशी में, मवेशी इंपॉर्टेंट थी, घोड़ा इंपॉर्टेंट था और रथ इंपॉर्टेंट था, ठीक। इन लोगों के लिए कि हमें हे भगवान, जैसे आज पूजा होता है कि हे भगवान हमारे बेटा के नौकरी लगा दियो, हे भगवान हमारा ई कर दियो, ठीक। चाहे हमारे पति देव ठीक हो जाते तो हम अपने के लड्डू चढ़ावन, ठीक। ऐसे उस समय भी होता था। उस समय किस लिए होता था? गाय के लिए। उस समय होता था घोड़ा के लिए, क्योंकि इसका इम्पोर्टेंट बता चुके हैं, गाय घोड़ा खाने वगैरह और दूध दूध देती है, इसके लिए। उस समय तो तीन चीजों के लिए ज्यादातर प्रार्थना मिलती है, गाय, घोड़ा और पुत्र। नोट पुत्री, ओनली वन पुत्र, मतलब बेटा के लिए प्रार्थना की जाती थी कि हमारा बेटा अच्छा हो, शक्तिशाली हो, बलवान हो, हमारा घोड़ा अच्छा मिले जिससे हम दो चार अथी हड़प ले। उस समय मतलब राज्य का कोई कंसेप्ट नहीं था कि कोई एक राजा राज कर रहा। छोटा छोटा कबीला हुआ करते थे, एक कबीला दूसरे कबीले पे हमला करता था, दूसरे कबीला दूसरे कबीले पे, इसलिए वो घोड़ा के वगैरह वगैरह ये करते हैं, ठीक। तो उस समय जो इसमें चर्चा की गई है, फिर या फिर आराधना किया गया है, वो पुत्र के लिए, घोड़ा के लिए और गाय के लिए, ठीक। नोट पुत्री। उसके बाद यज्ञ होता था जिसमें हवन किया जाता था, जौ घी मवेशी वगैरह को बता ही दिए कि काटा जाता था, ठीक। इस समय पितृसत्तात्मक समाज हो गए, जैसे सिंधु घाटी सभ्यता मातृसत्तात्मक समाज माना जाता है, लेकिन ऋग वैदिक सभ्यता को पितृसत्तात्मक सभ्यता माना जाता है, जिसमें पिता यानी पुरुष वर्ग का वर्चस्व हो, ठीक। लोग अब आगे देखते हैं कि उस समय के लोगों को वर्गीकृत किस आधार पर किया गया था। जैसा कि ऋग्वेद काल में कहा जाता है कि लोग काम के आधार पर बांटा गया था, लेकिन उत्तर वैदिक काल में मतलब उसके जाति से उसका काम डिनोट किया जाता था, उस मतलब उसके जाति के आधार पे काम बताया जाता था। तो ऋग वैदिक काल में हुआ था लोगों को वर्गीकरण काम के आधार पर, मतलब जो पढ़ाई लिखाई कर रहा है वो ब्राह्मण होगा, ठीक। जो युद्ध कर रहा है वो क्षत्रिय होगा, जो व्यापार कर रहा है वो वैश्य होगा, और जो इन तीनों को सेवा कर रहा है वो शूद्र होगा। बट तकरीबन ये 500 साल में ही बदल गया, उल्टा हो गया कि ये सभी अब जो पहले काम के आधार पे होता था अब जाति हो गए। उसके बाद इसके शूद्र के घर में कोई पैदा हुआ वो शूद्र ही हुआ, वो इन तीनों का सेवा ही करेगा, ये बन गया उत्तर वैदिक काल में आते आते, ठीक। इसमें अलग अलग नहीं बांटा है ऋग वैदिक उत्तर वैदिक, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि ऋग वैदिक सीधा वैदिक काल है, मतलब दोनों काल के बारे में। तो यही है कि पहले था कि कोई भी आदमी, जैसे कोई हमारे यहाँ मतलब शूद्र के यहाँ कोई पैदा हुआ और वो पढ़ लिख रहा है तो ब्राह्मण बन जाएगा, ऐसा इसमें लिखा हुआ है। अब मतलब कोई भी पुरातात्विक साक्ष्य नहीं मिलता है उस समय रूल होती थी ये व्यवस्था या नहीं होती थी। लेकिन जो इसके बाद वाली आई है कि इसके घर में कोई पैदा हुआ वो हमेशा के लिए शूद्र ही हुआ और वो इन तीनों का सेवा ही करेगा, वो आज भी रूल होते हैं, आज भी हो रही है। जैसे आप देखते होंगे कि ये कोई चमार का बच्चा पैदा होता है तो वो चमड़ा छीलने का ही काम करता है, ठीक। तब भी वो चमार ही रहता है, या फिर पढ़ लिख के कलेक्टर बन जाए तब भी वो चमार ही रहता है, पढ़ लिख के आईएएस बन जाए तब भी वह चमार ही रहता है। और कोई ब्राह्मण का बेटा कुछ नहीं आता है, कुछ पढ़ ले उड़ ले उसको कुछ आता ही नहीं, दिमाग भी काम नहीं करता है, तब भी वो ब्राह्मण है, मतलब अपर कास्ट कहलाता है, और वो उसको एक अलग से व्यवस्था मिलती है। और वो पढ़ा लिखा है तब तो ये है ही नहीं, अनपढ़ है तब भी वो ब्राह्मण है, ठीक। वैसा ही सब में रूल होती है आज भी। तो वो व्यवस्था मतलब काम के आधार पे जाति निर्धारित करना इसका तो पता नहीं, लेकिन जाति के आधार पे काम निर्धारित करना वो आज भी चल रहे, उस टाइम से लेके 35,000 साल से लेके आज तक। तो ये वो है कि काम के आधार पे बांटा गया था, ठीक। दूसरा है कि विष और जन क्या होते थे, ठीक। तो विष और जन मतलब कबीला होते, अलग अलग जैसे समुदाय होते थे, ठीक। ये पुरुजन, भरतजन, यदुजन, ये एक कबीला है, क्योंकि उस समय डायनेस्टी यानी राज विकसित नहीं होती, छोटे छोटे कबीले विकसित हो रहे थे धीरे धीरे। सिंधु घाटी सभ्यता हालांकि शहरीकरण थी, लेकिन वैदिक सभ्यता
ग्रामीण व्यवस्था थी, मतलब ग्रामीण सभ्यता थी। इसलिए इस समय छोटा छोटा कबीला बनना शुरू हो गया था। 20 और जन मतलब समुदाय को ही एक समुदाय बनता था, उसी को कहते थे, जो आज जिसको हम गांव वगैरह कहते हैं उसको। तो ये पुरुजान उस समय के मतलब कबीला का नाम है। भरतजन, यदुजन और भी कुछ है, जिसमें भारत और ये लोग दशराग युद्ध युद्ध होता है ये नदी पे। ठीक, उसके बाद आर्य और ये अनार्य, मतलब आर्य जो थे वो संस्कृत बोलते थे, और जो ऋग्वेद लिखा वो खुद को आर्य कहते थे, मतलब वेद लिखने वाले खुद को आर्य कहते थे। और जो अदर लोग होते थे उसको दास कहते थे, उसको हीन दृष्टि से देखते थे। और ये जो दास या दस्यु होते थे ये अपने अलग भाषा बोलते थे, वो संस्कृत नहीं प्रयोग करते थे, उस समय प्राकृत वगैरह का प्रयोग करते थे। इसका कंफर्म नहीं है कि प्राकृत थी, लेकिन जो आर्य थे वो संस्कृत बोलते थे, इनसे अलग दास या दस्यु बोलते थे, तो वो संस्कृत नहीं बोलते थे। इसका मतलब उस समय प्राकृत ही चलती थी, तो प्राकृत बोलते होंगे। ये जो ये लोग हैं, यही लोग बाद में चल के दास बने, क्योंकि युद्ध होती थी, मारपीट होता था, तो उसमें गाय घोड़ा के साथ साथ महिला और बच्चे पुरुष सबको उठा के ले जाता था और उसको दास बना लेता था, अपने काम के लिए, अपने भोग विलास के लिए उसका उपयोग करना स्टार्ट कर दिया था। यहीं से शुरू हुआ था। ठीक, खामोशी या प्रहारी, खामोशी प्रहरी, कहानी पाषाण की, मतलब हमें पाषाण काल, जैसे कि हम लोग यहाँ लिखी हुई है कि क्या बताती है हमें किताबें और कब्रें। तो किताबें के बारे में हम लोगों ने जाना, लेकिन कब्रें के बारे में अब की कब्रें हमें क्या बताती है, वही है कि पाषाण काल में जो खामोशी मतलब पता नहीं चलता है, उसके बारे में ये बात करती है। ठीक, तकरीबन 3000 साल पहले दफनाने की प्रथा शुरू हो गई थी, या फिर सावधान की प्रथा शुरू हुई थी। ठीक, 100 में समानता, मतलब दफनाया जाता था। तो अब उससे पता करते हैं इतिहासकार या फिर पुरातत्ववेत्ता कि उस समय समाज की व्यवस्था क्या रही होगी। 100 100 मतलब लाश, लाश को दफनाया गया था, उसमें क्या क्या समानता थी, क्या क्या असमानता थी, तो उससे लोग पता लगाते हैं कि ऊंच नीच लोग रहते थे, गरीब अमीर रहते थे कि नहीं। तो उसमें जैसे आज भी आप देखते होंगे, जैसे गरीब आदमी है वो मरता है तो उसको दफना देता है, उसका कुछ नहीं होता, लेकिन वही जो अमीर आदमी है वो उसको दफनाया जाता है तो उसके ऊपर घर भी बनाया जाता है, मतलब छोटा सा कि यहाँ पे ये लोग मरे हैं, और भी सारी चीजें की जाती है। उसी उसी चीज को पाषाण काल में या फिर सिंधु घाटी सभ्यता, उसके बाद आप वैदिक काल में देखा जा रहा है। तो उसमें हर मतलब हर सावधान था, जिसमें कुछ चीजें समानता थी, जिसमें मिट्टी के बर्तन सभी जहां भी दफनाया गया सभी में थी। ब्लैक एंड रेड पोटरी, मतलब मिट्टी के बर्तन पे जो घड़ा होता है उस पे काले रंग या और लाल रंग से उस पे पेंटिंग की गई होती थी, उसी को ब्लैक एंड रेड पोटरी ऐसा एक बर्तन मिलता था। वो हर सावधान में थी, लोहा का, कंकाल का और सोना का कुछ चीजें मिलती थी, बहुत सारी सावधान में। ठीक, जहाँ पे लाशें दफनाई गई थी। ठीक, लेकिन उसी में अब है कि लोगों की सामाजिक असमानता, मतलब क्या लोग एक समान थे या अलग अलग थे, तो इसका कैसे पता लगाया गया, तो इसी के आधार पे, क्योंकि ये ब्रह्मगिरी में लाशें मिली, जिसमें एक लाश में 33 सिर्फ सोने के मन के रखे हुए थे, और भी चीजें रखी हुई थी, लेकिन 33 सोने के मन के रखे हुए थे। और वहीं से दूसरी गड्ढे से एक लाश मिली जिसमें मिट्टी के कुछ मन के रखे हुए थे। तो इससे इतिहासकार पुरातत्वविदों ने पता लगाया, अनुमान लगाया कि उस समय गरीबी अमीरी की भी प्रथा प्रचलन में थी, इसलिए सावधान बहुत इम्पोर्टेंट है, पुरातात्विक साक्ष्य यही देती है। ठीक, कि तो अब हमारा अगला टॉपिक है क्या, कुछ कब्रें खास परिवारों के लिए बनाया जाता था, जैसे कब्रों के बारे में मैंने बताया, उसमें अब बताते हैं क्या कोई खास परिवार के लिए भी कब्रें बनाए जाते थे, जैसे इनके लिए। हाँ, इसको इसका कोई आंसर होगा हाँ। जैसे देखते हैं, एक जैसे कब्र होता था तो वो छोटे छोटे होते थे, इस साइड से पत्थर रखा है छोटा छोटा, उसके ऊपर एक बहुत बड़ा पत्थर रखा जाता था, इससे निशान लगाया जाता था कि यहाँ पे आदमी को गाड़ा गया है। लाइक उसी तरह जो खास कब्र है उसके चारों तरफ से छोटे छोटे पत्थर होते थे, उस पे ऊपर से बड़े पत्थर नहीं रखते थे, और उस कब्र में एक छेद किया जाता था। ठीक, उस छेद को भी बंद कर दिया जाता था। लाइक दूसरे टाइम पे जैसे आज एक आदमी मर गया, फिर इसके 50 साल बाद एक आदमी मरा, तो इसको हटा के और इसमें से आदमी को इसके अंदर गिरा दिया जाता है। ठीक, फिर 50 साल बाद कोई मरा तो इसमें गिरा दिया गया, उसी परिवार का आदमी को, हर आदमी को इसी कब्र में दफनाया जाता था। इसीलिए कोई कोई कब्र मिला है जिसमें
एक से अधिक कंकाले मिली है, इसलिए इसको बताया गया कि एक परिवार कोई खास परिवार के लिए खास कब्रें भी बनाए जाते थे, ठीक। और जो समान कब्रें थे उनके चारों तरफ छोटे छोटे रखे जाते थे और उसके ऊपर से एक बड़ा सा पत्थर रखा जाता था, ठीक। गांव के लोग आखिर काम धंधा क्या करते थे, ठीक। तो इनाम गांव से इसका प्रमाण मिलता है कि वहाँ के लोग, गांव के जो लोग थे, उसको काम धंधे क्या थे। जैसे इन लोगों का काम धंधा, जैसे पुरातात्विक साक्ष्य मिला है, गेहूं जौ चावल वगैरह खेती करते थे, मटर तिल ये सब वगैरह का बीजें मिली है, ठीक। वहाँ मतलब पशुपालन में गाय बैल भैंस बकरी भेड़ कुत्ता घोड़ा गधा सुअर सांभर चितकावर और सारे चीजें का ये लोग पालन करते थे, ठीक। चिड़िया वगैरह का। और हाँ, मतलब पेड़ पौधा में खजूर वगैरह का भी ये लोग उस समय उत्पादन करते थे। इस इसका प्रमाण मतलब चीन में भी 3500 साल पहले मिला है इस चीज का। इसका प्रमाण चीन में वैदिक काल का प्रमाण मतलब चीन में मिला है, जो 3500 साल पुराना है, ठीक। जो हड्डी पे लिखी हुई है, इस समय के काम धंधों के बारे में बताया गया है उस पे।